80 मिनट है, शुरू करते हैं हम जनाब। सर हमने लास्ट क्लास में कवर किया था किस चीज को? हमने लास्ट क्लास में बड़ी बेसिक बातें की थी वैक्स से रिलेटेड। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ऐसा डेट का इंटरेस्ट कम होता है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है, ऐसे यही चीज हमने बेसिक बेसिक देखी है। अच्छा, हम आज की क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और आज की क्लास के शुरू में ना एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ। वो एक्सरसाइज है ये जो आज मेरे काम आने वाली है, ठीक है? थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड आपका जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सर आप अपनी नोटबुक्स में इनकी कॉस्ट लिख ले सर साहब। कॉस्ट का मतलब कंपनी को शेयर कैपिटल, जब पैसे मिलते हैं कंपनी को, कंपनी उस शेयर होल्डर को बदले में क्या देती है। सर आप ये कंप्लीट कर दीजिए। जी, शेयर कैपिटल का अगेंस्ट क्या देते हैं हम? सर डिविडेंड देते हैं, पक्का? तो इसका मतलब है ये एक कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है जी। फिर डिवेंचर्स, ये क्या होता है? डिवेंचर्स का आइडिया, व्हाट आर डिवेंचर्स है? डिवेंचर्स का आइडिया, चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज सुनो। ये है बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है जी, बड़े बड़े बैंक्स हैं। ये हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी बैंक ए के पास गई और लोन मांगा। बैंक ए ने कंपनी को लोन दे दिया। क्या बैंक ए से मैं अनलिमिटेड अमाउंट लोन ले सकता हूँ? नहीं सर, हर बैंक की एक पॉलिसी होती है कि वो एक पार्टी को एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का लोन नहीं देते। कुछ बैंक्स होते हैं वो ज्यादा लोन दे देते हैं, कुछ बैंक्स कम लोन देते हैं। तो जब बैंक ए से हमारा जो है वो दिल भर गया, हम मजीद गया बैंक ए के पास लोन देने, उससे मना कर दिया, देन वी वेंट टू बैंक बी, यहां से भी लोन लिया। जब बैंक ए से लोन लिया था ना तो सूद का रेट 10% था। जब बैंक बी के पास गया ना तो बैंक बी ने कहा तुमने ऑलरेडी इतना लोन लिया हुआ है, तुम हमसे भी लोन लोगे तो सूद कैसे दोगे? हमने कहा वो हमारा काम। तो बैंक बी ने कहा नहीं, मैं आपसे 11% सूद चार्ज करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक बी को ज्यादा रिस्क नजर आया कि भाई ये तो अगर खाली मेरा लोन होता तो सूद दे देता, इसके पास तो ऑलरेडी एक लोन है, उसमें भी सूद दे रहा है, मेरा सूद शायद डिले कर दे। इसी तरह सर बैंक सी के पास हम दौड़ते हुए गए, जब हमारा बी से पूरे पैसे कवर हो गए, बी ने जितने देने थे दे दिए, उससे ज्यादा बी नहीं दे रहा, हम सी के पास गए। सी ने कहा भाई मैं तो 14% का सूद, ऐसा है। इसके बाद हम गए किसके पास? डी के पास गए। पैसे की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, खत्म ही नहीं हो रही। हम डी के पास गए, डी ने कहा भाई मैं 17% पे लोन दूं, ऐसा। तो मुझे बताओ हर सब्सिक्वेंट लोन आपको क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। हर सब्सिक्वेंट लोन आपको महंगा मिलेगा। हर बैंक की एक पर पार्टी लिमिट है। क्या है? पर पार्टी लिमिट है, उससे ज्यादा बैंक लोन नहीं देता। और एवरी सब्सिक्वेंट लोन इज चार्ज एट अ हायर रेट, ऐसा। अब बताओ जी, अभी भी पैसा चाहिए, क्या करें? बैंक सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब हम जाएंगे किसके पास? वेरी गुड सर, ये अवाम है सर, बहुत सारे अवाम, ठीक है। इस कंपनी ने जाके इस अवाम से लोन लेना। अब लोन कैसे लेंगे? क्या कंपनी आपके पास आएगी, इंडिविजुअल्स के पास, शाकिर लोन दे दें, जवाद लोन दे दें, गुलाम रसूल लोन दे दें, कयूम लोन दे दें? नहीं सर, क्या होगा? ये ये कंपनी क्या इशू करेगी? डिबेंचर्स। डिबेंचर क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे लिखा होता है कि मैं 100 रुपए का हूं। क्या लिखा होता है? मैं 100 रुपए का हूं, ठीक है जी। और जिसके पास एक कागज का टुकड़ा होगा, कंपनी उसको अगले 5 साल तक से 15% के हिसाब से सूद देगी, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे डिबेंचर खरीदना है तो मैं कंपनी से खरीद सकता हूँ? यस सर। कितने साल तक सूद मिलेगा? और 5 साल बाद मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा? या कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, कंपनी ने कितना साल तक सूद देना है? 5 साल तक, और 5 साल बाद कंपनी को पैसा वापस करना है, ऐसा है। अब बताओ, इतने सारे लोग हैं, इन सब ने कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने क्या चीज गिरवी रखवाई? बैंक से लोन लेने पे तो हम प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देते हैं, कोई चीज गिरवी रखवा देते हैं। एक बंदे से आपने 10,000 रुपए का लोन लिया, किसी से आपने 8,000 रुपए का लोन लिया, किसी से आपने सर 15,000 रुपए का लोन लिया, हर बंदे को डिबेंचर दिया, बदले में सिक्योरिटी क्या दो? याद रखना, डिबेंचर अनसिक्योर्ड लोन होता है। कौन सा लोन होता है?
अनसिक्योर्ड लोन। कौन सा लोन होता है? अनसिक्योर्ड लोन। डिबेंचर चूंकि अवामुन नास को दिया जाता है तो इसके अगेंस्ट आम तौर पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अब बताओ अगर बंदों का पैसा डूबा तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं सर, आइंदा के बाद मैं कहूँ डिबेंचर्स तो पहली चीज क्या आनी चाहिए? डिबेंचर बॉन्ड्स हैं जो इशू किए किसने? कंपनी ने। किसको इशू किए? अवाम को। बदले में क्या दे रहे हैं? सूद दे रहे हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद पैसे वापस करने हैं। इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी। अब बताओ इनको हम क्या पे करते हैं सालाना? बैंक लोन्स पे क्या पे करते हैं? ओवरड्राफ्ट पे क्या पे करते हैं? डिबेंचर कुछ केसेस में सिक्योर्ड भी हो सकता है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओवरड्राफ्ट और आम बैंक लोन में क्या फर्क? बैंक लोन जहमत है, गुड फैसिलिटी। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, और दो सुनना बेटा। मैं छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूँ ना, मैं इस उम्मीद से बता रहा हूँ कि तुम लोग जब मैं बोलूंगा ना लिखो तो तुम लोग सारी चीजें लिखो, ठीक है? और इस उम्मीद से बता रहा हूँ कि जब पेपर में कोई एमसीक्यू आएगा तो तुम उसका जवाब दे पाओ, ठीक है? और दो सुनना, आज से कई साल पहले 2000 तुम्हें मैं बता रहा हूँ 8 की बात, 2008 इस साल में क्वालिफाई हुआ, ठीक है? इस साल में क्वालिफाई हुआ, उससे कोई एक आध साल पहले मुझे पैसों की अशद जरूरत थी तो मैंने एक बैंक से ना 5 लाख रुपए का लोन कितने का? अच्छा मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था उस जमाने में, और मैं गया उसके मालिक के पास, मैंने कहा यार मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा यार इतना पैसे नहीं। तो मैंने क्या किया, बैंक से जाके लोन ले लिया। ये असल बात बता रहा हूँ ना। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 24%। कितना? 24%। उस वक्त के हिसाब से सही रेट, ठीक है? अब मैं 24% से सूद पे कर रहा था, मिसाल दे रहा हूँ। 2008 में मैं हो गया क्वालिफाई। 6-8 महीने लोन लेने के बाद मैं क्वालिफाई हो गया, पैसे आना शुरू हो गए, तनख्वाह मिलना शुरू हो गई, ज्वाइनिंग बोनस भी मिल गया एक जगह पे। अब मैंने कहा मैं अपना लोन वापस करके आता हूँ। मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा भाई ये 5 लाख का जो लोन आपने मुझे 5 साल के लिए दिया है ना, ये पैसे पकड़ो, मैं पे ऑफ कर रहा हूँ। अजीब वगैरह तो पैसे वापस दे रहा हूँ तो कह रहे नहीं। उससे कहा हाँ, बैंक लोन इमीडिएटली अपने टाइम से आप वापस नहीं कर सकते, ठीक है जी? वो क्यों? बैंक ने आगे ये पैसा किसी से लिया था इस चक्कर में कि आप 5 साल बाद दोगे। अब अगर आप बैंक को पैसा वापस कर दो तो बैंक के पास वो डब्बे में पड़ा रहेगा, उसको दूसरा कर्जदार ढूंढना पड़ेगा, वक्त लगेगा उसमें। मैंने कहा बैंक मैं तो सूद नहीं देना चाह रहा भाई, मेरी जान छुड़ाओ। बैंक ने कहा ठीक है आप एक काम करें, आप 15% पेनल्टी पे करें। कितनी? और मैंने 15% पेनल्टी पे करके ये लोन वापस कर दिया। तो बैंक लोन आमतौर पे वक्त से पहले वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरड्राफ्ट ऐसा लोन है जब आपका दिल किया पैसे निकाले, जब दिल किया पैसे वापस कर दिए, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसलिए इसका सूद का रेट ज्यादा होता है। क्यों? आप बैंक के पास गए, आपने कहा पैसे दो, ओवरड्राफ्ट, बैंक ने कहा कितने दिन के लिए चाहिए? आपने कहा 30 दिन के लिए। आप ले गए, अगले दिन आपने पैसे वापस ला लिया। जब बैंक ने ये 30 दिन के लिए आपको दिए थे, क्या सोच के आप आगे 30 दिन रखोगे? तो बैंक ने किसी और से लोन लिया होगा, तो जब आप वापस कर दोगे तो बैंक को क्या होगा? नुकसान होता है। क्यों यार, अब मैं आपसे पैसे ले लूं इस चक्कर में कि यार मैं आगे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आगे वाला बंदा मुझे पैसे वापस ला के दे दे, तो आप तो मुझसे सूद मांगते फिरोगे। तो बैंक क्या करता है, लोगों से लोन लेके लोगों को लोन देता है। तो जब किसी से लोन ले लेता है तो उसको सूद देना है, अब आगे लोन बैंक को देना है, अब आगे वाला पैसे जल्दी वापस कर दे दो, बैंक को तो पिछले को सूद देना है ना। तो इसलिए ओवरड्राफ्ट क्योंकि जल्दी जल्दी वापस आ रहा होता है तो बैंक इसमें सूद का रेट क्या करता है? ज्यादा चार्ज करता है। अब बताओ सर, क्या बैंक लोन एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसपे सूद देना पड़े? यस। क्या डिबेंचर ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसपे सूद देना पड़े? कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? पैसा जमा करने का तरीका। या शेयर इशू कर लो तो क्या होगा? शेयर कैपिटल। आवाम से पैसे ले लो तो डिबेंचर, बैंक से लोन ले लो तो बैंक लोन, बैंक से छोटा लोन ले लो जल्दी वापस करने वाला तो प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी ये भी ये भी शेयर्स हैं जो कंपनी इशू करती है अवाम नास को। इसमें और ऑर्डिनरी शेयर में फर्क क्या है? इनके डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, इनमें डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, बस फर्क ये, और कोई फर्क नहीं, ठीक है जी?
और इनको डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले मिलता है, तो सर इस पे भी कंपनी ने डिविडेंड ही देना है ऐसा। लेकिन डिविडेंड कौन सा, क्रेडिटर्स को क्या पे करते हैं सर, इनकम कुछ भी पे नहीं करते ऐसा। आप बताओ जी, शेयर्स को क्या पे करते हो, शेयर होल्डर्स को क्या पे कर दो, डिविडेंड पे कर दो। सर डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, ओवरड्राफ्ट, इन सारों पे आप क्या पे कर दो, सूद पे कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स पे पक्का बात भैया में बैठती है, वेरी गुड सर। फिर उसको कॉपी करना है नहीं करना है आप, क्या कोई डिबेंचर की कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है, रिडीमेबल रिडीमेबल बहुत बात है। इन्वेस्ट कर देती है, पाकिस्तान में इतना सूदखोर तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी सोच है। लेकिन आधे से ज्यादा पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से जानबूझकर, इन्हीं के इग्नोरेंस में जानबूझकर, आंखें खोलकर, जानते हुए, इल्म रखते हुए सूद खाती है। इसका मसला नहीं। देखो मसला ये होता है कि जब ये डिबेंचर इशू करने जाता है ना, तो एससीबी देख रहा होता है सारा, और किसी भी जगह गवर्नमेंट बॉन्ड में प्रॉफिट इंटरेस्ट होता है बिल्कुल। ओवरड्राफ्ट समझा दें, ओवरड्राफ्ट की मिसाल ऐसी है कि आप एक चाय के होटल में चाय पीने गए और आपने दोस्तों को चाय पिला दी, और जब आपने जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं, तो आपने होटल वाले को कहा यार इज्जत का मामला है, ठीक है समझा कर, बाद में आके पैसे दे दूंगा। होटल वाले ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, और आपने बाद में आके पैसे दे दिए। ओवरड्राफ्ट ऐसे ही है कि आपके बैंक अकाउंट में 10 रुपए पड़े, आपने लाख रुपए का चेक इशू कर दिया। अब बैंक की तरफ से आपको फोन आया, भाई 10 रुपए अकाउंट में पड़े, लाख रुपए का चेक इशू कर दिया आपने। आपने कहा थोड़ा सा पैसा ओवर ड्रॉ करने दो, दे दो, उधार दे दो, जैसे ही मिलेगा वापस कर दूंगा। तो बैंक क्या करेगा, खत्म। ठीक है जी, बढ़े हम आगे बढ़ जाए। मैंने सवाल पूछा बेटा और बीच में नहीं आया ना सब, मतलब आपने जवाब नहीं दिया, तो मैंने मुकम्मल जिल्लत प्रोग्राम करना। फिजिकल आने के नुकसान में से ये भी है, कल से स्टार्ट। अच्छा चले हम जी आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई। कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ये भी मेरे रिवीजन में आएगा, मुझे आज इस पे भी काम करना है, थोड़ी सी चीजें रिवाइज करानी है। बताएं जी मार्केट वैल्यू कन्वेंशन क्या होता है। मार्केट वैल्यू कितने तरीकों से एग्जामिनर देता है, दो तरीकों से, या तो वो देगा प्राइस टू बुक रेशियो, या वो क्या करेगा प्राइस पर शेयर देगा, ऐसा है। इन दो कंपनीज की जरा मार्केट वैल्यू तो निकालो, अल्लाह माफ करेगा ऐसी हुई है, इग्नोर करें इसको। मार्केट वैल्यू निकाल दोनों कंपनीज की, डाटा आपके सामने, जरा बड़ा करेंगे फिर ये बात निकल जाएगी। चलें दोनों कंपनीज की मार्केट वैल्यू निकाल दो, शाबाश। बहुत सारे लोग छुट्टियां गुजार के गांव से वापस आ रहे हैं, ऐसा ऐसा। उनसे गुजारिश ये है कि पिछली हमारी 2 क्लासें हुई हैं, जरा देखिए, ठीक है ठीक है, तो पहली क्लास आज वाली चीज समझ आ रही है, ये पुराना रिवाइज करें। ये मेरे बच्चों, वो ड्राफ्ट वेरी हाई इंटरेस्ट, ये मेरे बच्चों हो गया। अच्छा मैं इस सवाल को रीड कर रहा हूँ, ये कह रहे जी फॉलोइंग आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ सलीम एंड करीम लिमिटेड। सेगा जी सलीम लिमिटेड के शेयर कैपिटल है 8 लाख, सलीम लिमिटेड का रिटेन अर्निंग्स 5 लाख है, ऐसा। जल्दी से बताओ रिटेन अर्निंग क्या होता है। सर ये वो प्रॉफिट है जो सलीम लिमिटेड ने कमाया तो है लेकिन घर
ये री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर। तो कोई पूछे तो सलीम लिमिटेड का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो हम कहेंगे 8 लाख का कैपिटल और 5 लाख जो कमाया वो भी नहीं लेके गया। फिर अदर रिजर्व्स, सर ये क्या है? सर ये भी बहुत सारी सोर्सेज ऑफ इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी गई है, इसको आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। याद आ रहा है? कुछ कुछ जगहों पे आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बुक करते हो, जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस, ऐसा। अभी FR2 भी पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी कितने लोगों ने अभी करंटली FR2 पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं ना? तो आप लोगों ने IFRS 9 अभी शुरू किया होगा, एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI नाम की कुछ चीज सुनी होगी, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, ये अदर रिजर्व्स हैं, ये भी कंपनी ने कमाया है, लेकिन ये अपने जोरे बाजू से नहीं कमाया, इन्वेस्टमेंट से कमाया, ऐसा, या किसी और रीजन से कमाया। टोटल कमाई कितनी हुई अब तक सर? 5 लाख और 1,20,000। और शुरू में हम कितना लाए थे? तो बताओ सर, इसकी बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 14,20,000। इसी तरह करीम लिमिटेड जो है वो, उसके पास 17,74,000 है। ये कह रहे सलीम लिमिटेड ऑब्जर्व्स अ प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ 2। उसने कहा भाई मार्केट में सलीम लिमिटेड के जितने भी एसेट्स हैं, लोग उसकी मार्केट वैल्यू क्या करते हैं? डबल रखते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ARDD के सारे एसेट्स कितने के होंगे? एनी गेसेस? ARDD के सारे एसेट्स कितने हैं? कितने रुपए के? हार्डली 70 से 80 लाख रुपए, हार्डली। सारे एसेट्स मिला लो कितने? 70 से 80 लाख रुपए। एक बंदा आके कहे जी मुझे ARDD खरीदना है, क्या मैं उसको 70-80 लाख का बेचूंगा? नहीं। क्या करूंगा? डबल पैसे चार्ज कर दूंगा, 1,60,00,000 रुपए चार्ज कर दूंगा, है तो चला ही जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारा प्राइस टू बुक रेशियो क्या है? 2 है। तो मुझे बताओ सर, सलीम लिमिटेड की मार्केट वैल्यू कितनी है? किससे मल्टीप्लाई करूं इस 2 को? सर एंटायर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ रहा है? 28। तो प्राइस टू बुक रेशियो किससे मल्टीप्लाई होता है? एंटायर इक्विटी से। किससे मल्टीप्लाई होता है? एंटायर इक्विटी से। करीम लिमिटेड, इसके बारे में वो कह रहे हैं, करीम लिमिटेड का एक शेयर कितने रुपए का है? एक शेयर में सब कुछ शामिल है, एक शेयर में सब कुछ शामिल है। सलीम लिमिटेड का एक शेयर 40 रुपए का है। सलीम लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सर उसका शेयर कैपिटल है 9,60,000। एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? 10। तो कितने शेयर हो गए? अब बताओ एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी? 40। कितना आ रही? अब याद रखना, इसमें मजीद कोई रिजर्व ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कंपनी की शेयर प्राइस के अंदर रिजर्व भी शामिल होते हैं, रिटेन अर्निंग भी शामिल होता है, कैपिटल भी शामिल होता है, सब शामिल होता है, ऐसा। मुझे एक बात बताएं, कंपनी नई शुरू, शेयर प्राइस 10 रुपए, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर प्राइस क्या होगा? इसका मतलब है जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना तुम, रिटेन किया तुमने, उससे शेयर प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएगी। तो इस शेयर प्राइस के अंदर ऑलरेडी सारा प्रॉफिट शामिल है। अब बताओ सर, मार्केट वैल्यू कितने तरीकों से एग्जामिनर देगा? 2 तरीकों से, या तो प्राइस पर शेयर देगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको? टोटल नंबर ऑफ शेयर से। सर अगर वो आपको दे प्राइस टू बुक रेशियो, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? मैंने आज की क्लास में अभी तक कोई नई चीज नहीं पढ़ाई है, ऐसा है? याद है दोनों चीजें? आज मुझे दोनों चीजों को इस्तेमाल करना है आगे के लेक्चर में, पक्का? ऐसा? किसी ने कॉपी तो नहीं करना ना? पढ़ना है तो आगे बढ़ जाए। इस लेक्चर के तवसत से मैं एक बात करना चाहूंगा। एक हजरत थे लाहौर में, उन्होंने पहले मंड के हमारे लेक्चर चोरी की, ठीक है? ऐसे चोरी किए कि जहां मैंने लकीर लगाई उसने वहां लकीर लगा दी। फिर थोड़ा वो एक्सपोज हुए। फिर उसके बाद उन्होंने एक फेक आईडी बनाई फेसबुक पे, और सब जगह पे जा जाके लिख रहे हैं कि सर अहमद रजा थ्योरी कैसा पढ़ाता है, थ्योरी कैसा पढ़ाता है। और कई बंदे को इतना तो पता होना चाहिए ना कि जिस पेज पे जाके लिख रहे हो उसके मॉडरेटर रहते हैं। तो थोड़ा तो मतलब बंदे की अगर अकल जगह पे हो, कहीं और ऑर्गन में ना हो, तो अब भाई मैं थ्योरी इस तरह पढ़ाता हूँ। एमएफए की थ्योरी है क्या? एमएफए की थ्योरी इज टोटली अ प्रैक्टिकल, ठीक है? मैं थ्योरी क्लास में याद करा दूंगा, मेरे लेक्चर्स होंगे, और उसके साथ साथ मैं यहाँ वीडियोज आपसे शेयर करूंगा जो उनकी है, जो प्रैक्टिकल
जो मिसाल के तौर पर मैं आपको मोटर 5 कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, वो करवाने के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो किसी प्रोफेशनल ने बनाई है, किसी कंपनी के ऊपर जाके वो मोटर 5 कोर्सेज अप्लाई, ठीक है जी। वो सारी चीजें मैं क्लास में होता हूँ, रेस्ट अश्योर्ड। मैं रोज एक सवाल, सर वो आपको पढ़ा नहीं बेटा, मैं तो शाम में जलेबियां बेचता हूँ, ठीक है जी। ये आपको भी बता देता हूँ, आपको आप आ जाइएगा, बता देता हूँ। अदर रिजर्व भी प्राइस में शामिल है, ठीक है जी। आफ्ताब अली खान जल्दी से पूछ लो। अब हम बढ़ रहे हैं एक स्टेप आगे, और अच्छे तरीके से एक चीज, प्यारे भाई सारी चीजें छोड़ के मुझे एक बात बताएं सर, मेरे सामने ना एक कंपनी का नक्शा है, ठीक है, बेसिक सी बात करूंगा। मुझे एक बात बताओ, एक बिल्डिंग है, ये मैं खरीद रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, कितने में? एक तरीका तो ये कि आप निकले जरा 4-5 ब्रोकर्स पकड़े, ठीक है जी, और 4-5 ब्रोकर से पूछेंगे इस बिल्डिंग के रेट क्या है, और अंदाजे से आप ये बिल्डिंग खरीदें, ऐसे ही ना। तो बिल्डिंग खरीदने का एक तरीका क्या है कि आप एक्टिव मार्केट में जाएं और वैल्यू निकालें। नहीं पता चल रही है जी इस बिल्डिंग की वैल्यू, हर ब्रोकर आके अपनी वैल्यू बता रहा है, कोई करोड़ों बता रहा है, कोई लाखों बता रहा है, तो कोई हजारों बता रहा है। हमने कहा नहीं यार, ब्रोकर से जो वैल्यू मिल रही है वो रिलायबल नहीं। ऐसा आमतौर पर ऐसी जगहों पे होता होगा जहां पर अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे घर का लियारी, गौर से सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा तो बता रहा, ठीक है जी। हमारे घर का लियारी में हालात खराब हुए, हम गुलशन मूव हो गए, हमने बेचने के लिए लगा दिया, कीमत हमने लगाई 12 लाख, ले लो, 4 कमरे का बड़ा घर, ले लो। एक बंदा आया, उससे 7 लाख रुपए दिए, एडवांस कर ली। थोड़ा टाइम बाद हालात अच्छे, हमने कहा बाकी पैसा, उसने कहा नहीं, हमने उसको 7 लाख वापस ले लिया। फिर हम लोग घर 32 लाख में बेचा, किसी ने 20 लाख रुपए दिए, बाकी नहीं दे रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद घर की वैल्यू 60 लाख रुपए, हमने उसको 20 वापस किए, अपना घर ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ सर, अभी हालात खराब हो जाए दोबारा उस घर की प्राइस नीचे आ जाएगी, हालात अच्छे हो जाएंगे ऊपर चली जाएगी। तो हम कहते हैं जी ऐसे इलाकों में बिल्डिंग्स की वैल्यू वॉलेटाइल होती है। क्या होती है? अच्छा जी, अब हम परेशान है जी, इस बिल्डिंग की, आपका मैसेज बिल्कुल आ रहा है, व्हाई इज एवरी नेक्स्ट लोन एक्सपेंसिव। किसी बात है भाई, जब आप लोन लेने जाते हो, आपने एक जगह से लोन लिया, सूद देना, आप दूसरी जगह से लोन लेने जा रहे हो, तो उसको पहला टेंशन क्या होगा? मैं जब अपना दूसरी शादी के लिए रिश्ता लेने गया, तो मेरे ससुर को पहला टेंशन क्या था कि ऑलरेडी इसकी एक बेगम में बच्चे हैं, उसको खिला रहा है, तो हमारी बेटी को क्या खिलाएगा। फिर मैंने बताया भाई कॉलेज है, उन्होंने कहा वही आवे, हो गया रिश्ता ऐसा। अब मैं अल्लाह ना करे एक से और आगे जाऊं तो बिल्कुल से ड्यू टू ग्रेटर रिस्क। हाँ जी, अब मुझे बता बिल्डिंग पे आता है सर। अब बता इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालनी है, इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालनी है। फेयर वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ब्रोकर की वैल्यू रिलायबल नहीं है। फिर एक तरीका हमें सिखाता है एमएफए, एक तरीका हमें सिखाता है पीएफडी, एक तरीका हमें सिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो तरीका क्या है? किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी। वो कहते हैं इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, पहले ये एस्टिमेट कर। क्या निकाल रहे हो? बिल्डिंग की प्राइस निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, और उसमें पहला एस्टिमेट क्या करने जा रहे हो? लाइफ कितनी है। अब सुनो, एक बिल्डिंग की हमने अज्यूम की कि इसकी लाइफ है सिर्फ 4 साल। कितने? 4 साल इसकी लाइफ, फर्जी 4 साल इसकी लाइफ। अगर मैं आज इसको खरीदता हूं और रेंट पे दे देता हूं, क्या करता हूं? रेंट पे दे देता हूं, तो इससे रेंट कितना मिलेगा? तो हमें पता चला जी साल का रेंट मिलेगा 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, और आखिरी साल 80 रुपए। थोड़ी बिल्डिंग जो है ना वो खराब हो गई होगी तो 80 रुपए। ऐसा है क्या? इस एसेट से मिलने वाले ये सारे कैश फ्लोज हैं? ऐसा है? 4 साल बाद बिल्डिंग जमीन दोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। अगर मैं इस एसेट को खरीदता हूं मुझे मिलेगा क्या? ओनली 4 कैश फ्लोज। कौन कौन से? 100, 100, 100 और 80। सर और तो सुनना, मैं ये बिल्डिंग खरीद क्यों रहा था? मैं ये बिल्डिंग इसलिए खरीद रहा था कि मैं सूद रेंट खाऊंगा। मैं क्या करना चाह रहा था? रेंट खाना चाह रहा था। अब और तो सुनना, मैं ये पैसे लेकर आता हूं किसी बैंक से इस बिल्डिंग को खरीदने के। इस बैंक को मुझे क्या देना पड़ेगा? अज्यूम करते हैं इस बिल्डिंग को मुझे रेंट देना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने का? स्टैंड वैल्यू मालूम करनी है, उसके सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। किससे?
एक ऐसे रेट से जिसपे आपको फाइनेंस मिला है, किससे निकाल लो? एक ऐसे रेट से जिसपे आपको फाइनेंस मिला है। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू निकालूं। कैसे निकालूंगा? डिस्काउंट करूं किसको? कैसे डिस्काउंट करूं? 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 1, 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3 और 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 4। कितना आ रहा है देखो, कितना? ये कितना आ रहा है? पहले 91, ये 83, ये 75, ये निकालो 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 जल्दी, शाबाश। कितना? 55 पक्का? अब बताओ मेरे बच्चों टोटल कितना आ रहा है? 304। आपसे मैं कहूंगा इस एसेट को खरीदने के लिए 304 रुपए से ज्यादा पे नहीं करना। इस एसेट को खरीदने के लिए 304 रुपए से ज्यादा पे नहीं करना। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे कहूं किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, उसके दो तरीके हैं। या तो मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए मार्केट में जाओ और जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक्टिव मार्केट में उससे आप फेयर वैल्यू असेस कर लो। लेकिन अगर वो नहीं पता चल रही है तो सबसे आसान तरीका क्या है? क्या आप उस बिल्डिंग से या उस एसेट से मिलने वाले सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू एक अप्रोप्रिएट रेट से निकाल लें। आपको क्या मिल जाएगी? उस एसेट की फेयर वैल्यू मिल जाएगी। उस एसेट की फेयर वैल्यू मिल जाएगी। बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए? उससे मिलने वाले सारे रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। ऐसा इस कॉलेज की फेयर वैल्यू निकाल ली, कैसे निकाल? सारा जो फी इनकम हम कमाने जा रहे हैं फ्यूचर में, नेट फी इनकम, उसकी क्या निकाल लें? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। उबर की एक गाड़ी ली है मैंने सर, उसकी फेयर वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूं, क्या करूं? सर उससे मिलने वाले सारे फेयर की जो आपको मिलेगा, किराया जो आपको मिलेगा सर पैसेंजर्स को चढ़ाने का, सर उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। आपको क्या मिल जाएगी? गाड़ी की फेयर वैल्यू। ऐसा तो सर समरी ये ठहरी कि किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नजर में अगर निकालने जाओगे तो तरीका क्या है? उसके फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ऐसा है, ये बात समझ आती है? सर छोटी सी हेडिंग डालें और लिखें जनाब फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है जी, कैसे निकलेगी सर? ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट एन अप्रोप्रिएट रेट। किसी एक अप्रोप्रिएट रेट पे, सारा बता रहा हूं खुजैमा, सारी चीजें बता रहा हूं, चेंज भी हो सकता है लेकिन अंदाजा हम लगा सकते हैं। अब्दुल्ला, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का भी जवाब दे रहा हूं। वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू में क्या फर्क है इसका भी जवाब दे रहा हूं। बेसिक बात मैंने नहीं बताई, वो क्या है? फेयर वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? या तो आप मार्केट से मालूम कर लो, सबसे अच्छा तरीका। नहीं मिल रही है तो सारे कैश फ्लो क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, फेयर वैल्यू निकालते क्यों है? क्योंकि हमने खरीदना है और हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि इसके कितने पैसे जायज हैं, कितने पैसे इस एसेट के लिए देने चाहिए। ऐसा है? कौन सा? सर पूरा कोर्स हमारा ऐसे रेट के ऊपर ही बेटा, थोड़ा सा चीजों को आगे जाने तो मैंने इसलिए जानबूझ के क्या लिखा, अप्रोप्रिएट रेट। मैंने बताया ही नहीं कि कौन सा रेट। ठीक है, जो FR1 के पेपर में इंपेयरमेंट का सवाल आया था वो भी वैसे ही था, मोर और लेस ऐसे ही था। नेट कैश फ्लो बिल्कुल। भाई ओवरड्राफ्ट कहाँ गया? ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट हाई होता है, समझ नहीं आया। ओवरड्राफ्ट आप बैंक से लेके कभी बैंक को वापस कर सकते हैं। बैंक अपनी फुफो से लेकर आया था कि 30 दिन के लिए चाहिए, आपने लिया और अगले दिन ही वापस कर दिया।
ओप्पो को तो बैंक पूरा सूद देगा ना। अब बैंक को आपने लटका दिया, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, तो बैंक क्या करेगा आपसे, ज्यादा सूद चार्ज से। बढ़े आगे हम, बढ़े मेरे बच्चों आगे। मैंने आपको क्लास में आते ही पहले ये बताया कि डेट की कॉस्ट इंटरेस्ट है, इक्विटी की कॉस्ट डिविडेंड है। फिर मैंने आपको आते ही बताया कि इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो प्राइस टू बुक रेशियो देगा एग्जामिनर, या तो सर शेयर प्राइस देगा। सर मैंने आपको तीसरी चीज बताई कि किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उससे मिलने वाले सारे पॉसिबल कैश फ्लोज की एक अप्रोप्रिएट रेट से। तीन चीजें मैंने आपको बताई, चौथी चीज बताऊंगा फिर चारों को मिक्स करूंगा। ऐसा बढ़े हम आगे। रेट कैसे डिटरमिन करेंगे आगे बता रहा हूँ, आगे आ रहा है, ठीक है जी। बस हैदराबाद के आगे ही है, ठीक है। हैदराबाद के आगे शहर कौन सा आता है, दूरियाबाद पहले आता है। अच्छा, वैसे आपको हैदराबाद के आगे अंधेरा हो जाए, क्या तारीख हो गई, 26 तारीख हो गई, ठीक है ना। पिछले 26 से बंद है, अब 26 हो गई, एक महीने से सिंध बंद पड़ा हो, ठीक है ना। एक महीने से सिंध में कोई आ जा नहीं सकता, ठीक है। पूरे रास्ते ब्लॉक है। आज 2022 है, पत्थर के जमाने से ज्यादा बुरे हालात है, शायद मुंजादड़ो इससे अच्छा और डेवलप होगा। नहीं, अपने दौर में मुंजादड़ो इससे ज्यादा अच्छा होता होगा। मैंने आपको एक बात बताई कि आधा पाकिस्तान जानबूझकर आंखें खोलकर हराम का पैसा खाता है। मैंने आधा भी बहुत सेफ एस्टिमेट किया, उसूलन तो 90% लोगों से जब मैं आज तक जिंदगी में मिला हूं ना, उनके नजदीक थोड़ा हराम खाना जायज है। बड़ा हराम खा के माफी मांग लेने से वो हराम इनकम हलाल हो जाती है, ये भी जायज है, ठीक है जी। गवर्नमेंट से धोखा देके, गवर्नमेंट को धोखा देके हराम खाना, वो भी जायज है, ठीक है ना। ये डिफरेंट मोड्स है लोगों के। तो फिर अल्लाह के बेटा ऐसी अजाब आने, फिर शबाज शरीफ ही आएगा, ठीक है जी। जी टैक्स पेमेंट तो छोड़ो भाई, आप सिंपल जरा जोड़िया बाजार चले जाओ, ठीक है ना। टखनों तक गाड़ियां होंगी लोगों, ठीक है जी। हाँ, टखनों तक गाड़ियां होंगी, ठीक है। और आप उनका वो देखें, वो माँ की कसम खा लेगा कि ये चीज मुझे घर में 15,000 की पड़ी, ठीक है जी। और यार मतलब झूठ बोल के इनकम कमाना हराम के धंधे में आता है, ठीक है जी। आप ये छोड़े यार, वहां एक मजदूर काम कर रहा होगा, उसकी दिहाड़ी होगी कोई 300 रुपए, और उसको जलील जलील करके वो दिहाड़ी 300 रुपए, ठीक है। और भाई साहब जो है ना, उनके 5 हज होंगे, पड़ोसी मर रहे हैं, ठीक है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हज नहीं किया, उनसे आखिरी टाइम पे किसी ने मरने के करीब पूछा कि आपने हज ही नहीं किया। उसने कहा यार भाई, मुसलमानों के मामला ऐसे थे, मैं वही संभालने में जिंदगी निकली, ठीक है जी। बोर्ड पे लिखना दोस्त। अब आ जाओ जरा प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लिखना। सर बचपन में हमें एक चीज सिखाई जाती थी, और जो सुनो और जो सुनो, बचपन की चीजें रिवाइज करा रहा हूँ ताकि मैं आज के लेक्चर में इन सारी चीजों को यूज करूँ। बोर्ड पे देखो, एक कैश फ्लो है सर, ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है। मैं सर यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर मुझे पैसे मिलने वाले 100 रुपए, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूं। 10% का रेट है, सिंपली आप 100 रुपए को डिवाइड कर दें किससे, 1 + 10% से, क्या आ जाएगा 90.9। किसी एक सिंगल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना होता है, ऐसा है, सिंपली उसको 1 + रेलेवेंट रेट से डिवाइड करके वो पावर लगा दे जिस साल वो रिसीव होती, पक्का। और जो सुनना मेरे बच्चों, मैं आपके सामने एक और कैश फ्लो रख रहा हूँ, और जो सुनो सर, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। सर यहाँ मिलेंगे 50 रुपए, यहाँ मिलेंगे 50 रुपए, यहाँ मिलेंगे 50 रुपए, यहाँ भी मिलेंगे कितने, 50 रुपए, लेकिन 4 साल बाद कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा है। कितने कैश फ्लोज हैं, सारे एक जैसे, कितने कैश फ्लोज हैं, 4, सारे एक जैसे। यस सर, क्या निकालूं सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ 10%। कैसे निकालूं, या तो सबको अलग अलग निकालें,
या क्या करें, आप सर एनुटी का फैक्टर लगा लें। एनुटी कैसे निकलेगी सर, 50 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर, ऐसा ऐसा है। इससे क्या आ जाएगी, इससे क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू बराबर है रेंटल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़ टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। ऐसा है। बताओ क्या आ रही है प्रेजेंट वैल्यू, 158.5। ऐसा है। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप क्या कहते हो, एन्युटी। क्या कहते हो इन कैश फ्लोस को, एन्युटी। एन्युटी क्या है, एक 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 सर्टेन अमाउंट का, एक सर्टेन अमाउंट का कांस्टेंट कैश फ्लो, एक सर्टेन अमाउंट का कांस्टेंट कैश फ्लो ओवर फाइनाइट लाइफ। टोपी वाले भाई प्लीज यहां पर, इसके ऊपर फाइनाइट लाइफ। फाइनाइट का मतलब 4 साल खत्म, 5 साल होगा, 6 साल होगा, ऐसा ही है ना। तो एन्युटी क्या होती है सर, एक लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स पे एक कांस्टेंट कैश फ्लो अगर मिल रहा हो तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो सबसे। ऐसा गौर से सुनना। कितनी कितनी चीजें हो गई, सिंगल कैश फ्लो हो गया, मैंने आपको क्या सिखा दिया, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू सिखाई नहीं, आपको ऑलरेडी पता था। अब जरा गौर से, मैं आपसे कह रहा हूं जनाब, एक कैश फ्लो इस तरह का सर, 50 50 50 50 50 और इन्फिनिटी तक 50। इन्फिनिटी का मतलब कयामत तक। अब बताओ सर, इस कयामत तक के कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ये हमने सीखना है अभी। ये क्या कहलाती है, परपेचुअलिटी। क्या कहलाती है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, इस फॉर्मूले को जरा सामने रखो। प्रेजेंट वैल्यू बराबर है रेंटल 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n। इधर n कितना है, कितने नंबर ऑफ इयर्स पे मिलेगा ये, इन्फिनिटी। क्या चीज, अच्छा ऊपर कितना था, क्योंकि वहां लाइफ फाइनाइट थी, पीछे क्या है, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, मेरे पास 50 रुपए का कैश फ्लो मुझे कब तक मिलेगा, जिंदगी के आखिरी दिन तक, कयामत के दिन तक 50 रुपए मिलते रहेंगे। तो सर अगर मुझे 50 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो सर मैं यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं ना, एनओटी का, क्योंकि 50 रुपए कांस्टेंट है। तो बताओ अगर मैं 50 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाऊं तो मैथ्स कहता है जनाब आपने इसकी पावर क्या लगाई है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जिस चीज की पावर होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब बताओ हमारा फंक्शन क्या रह गया, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आई। सर ये 0 कुछ उखाड़ता नहीं है, तो r इंटू 1 ओवर आई। और सर क्या मैं कह सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू r ओवर आई, ऐसा। अब बताओ सर मेरे पास 50 रुपए का रेंटल और रेट कितने का, 10% का, तो क्या करूं 10% से डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा। इसका मतलब है 50 रुपए की एन्युटी तुम्हें कयामत तक मिलती रहे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 500। आप घर जाना, एक्सेल में 1,04,000 रोल है, 1,00,000 समथिंग 4,000 रोल है, सब पे 50-50 रुपए डाल देना और प्रेजेंट वैल्यू निकालना एग्जैक्ट 500 है। कयामत तक के 50-50 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 500। ऐसा क्यों सर, 500 10 साल में मिल जाएगा, फिर आगे के सालों के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ना होने के बराबर। ठीक है जी। अब बताएं सर, सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, उस कैश फ्लो को उठाना है और सर क्या करना है, 1 प्लस आई से डिवाइड कर देना है। ऐसा क्या करना है, 1 प्लस आई से डिवाइड कर देना है सिंगल कैश फ्लो को। ऐसे करना है सर, मेरे पास
कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, ऐसा ये आ जाएगा। इसके ये क्या आ जाएगी सर? प्रेजेंट वैल्यू। फिर मेरे पास सर क्या चीज? एन्युटी। सर आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। फिर परपेचुटी आर ओवर आई इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा है, ऐसा है। अब बताओ मेरे पास अगर एक ऐसा एसेट है जिससे 4 साल में कैश मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मुझे उसके लिए क्या यूज करना चाहिए? एक ऐसा एसेट है जो सिर्फ एक ही कैश फ्लो देगा और मर जाएगा। अगर एक ऐसा एसेट है जो कयामत तक कैश देगा, उसके लिए परपेचुटी यूज करनी चाहिए। ये बेसिक कैलकुलेशन जो बचपन में करके आए हो, मैंने उसको रिकॉल करा दिया। एन्युटी और परपेचुटी में फर्क बता दिया। व्हाट इज परपेचुटी? सर इनफाइनाइट एन्युटी इज अ परपेचुटी। ऐसा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे? निकाल लोगे पक्का? किसी एसेट की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? उसके फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एट एन अप्रोप्रिएट रेट। ऐसा। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको 3 फंक्शन सिखा दिए। सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगी, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगी, और परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि परपेचुटी में आर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट। ऐसा ये कॉपी कर लो पहले, शाबाश। बढ़िया, पहली क्लास है। सही आ रही है? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शाबाश 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 मेरे बच्चों। भाई एमएफए की किताब जो है वो प्रिंटिंग पे है, हमने दे दी है प्रिंटिंग के ऊपर। तकरीबन इस वीकेंड तक किताब आपकी फिजिकल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है जी। जब तक आपको किताब की कोई टेंशन नहीं है, पहले पूरे वीक में मैं छोटे 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 कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा इस टॉपिक के, और फिर हम जाएंगे सर इसके सवालों के ऊपर। सेम आफ्ताब, सेम FR2 की बुक भी प्रिंटिंग। सर जी वही बुक हाउस फसाद में नहीं है। फसाद क्या है? अच्छा फैसलाबाद सर। नहीं तो FSD लिखा है, मेरे को क्या पता फैसलाबाद है। तो उसका इलाज ये है कि वो शायद 150 रुपए पर बुक देके जो है वो आपको पाकिस्तान के किसी भी शहर में डिलीवर कर। नहीं नहीं केजी नहीं, वो शायद 150 रुपए उसका रेट फिक्स पर बुक। अब आप नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाएंगे तो वो शायद ठीक है आपका हो जाएगी। हो जाएगी, मैंने किताब उसको दे दी है। मैंने कहा भाई आप अपनी कॉस्ट पे जो आपका मार्जिन है वो लगा के पूछो, हमने उसको लास्ट टाइम हम खुद यहाँ से कर रहे थे, लेकिन हमारा
ऐसा एक्सपीरियंस है कि ना कि बंदा नेकी करके जलील होगा, तो हमने उन्हीं को दे दिया, हमने कहा तुम ही करो। तो दलील भी होगे तो कमा तो रहे होगे ना, हम तो फजूल में दलील हुए। कल का मैच मैंने नहीं देखा, मैंने जब 24 रन खाए ना, मैंने टीवी बंद किया और मैं सो गया। हमारी मनुष्यत की वजह से मैं जब सुबह उठा तो मैं देखा नहीं क्या हुआ है, फिर मैं देखा कि बाकी गेम होगी। ठीक है जी, चलो आज 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 है मैच, 2 दिन बाद है। अभी तुम देखना खुशदिल शाह के सेंस, ठीक है। एक आपस की बात है, एक जमाने में मोहम्मद रिजवान को लोग गालियां देते थे, वो कहते थे एक एबी डिविलियर्स है, एक बीसी डिविलियर्स है, ठीक है ना। अब उससे सबकी बोलती बन गई। तो हमारे पाकिस्तानियों की आदत है कि मतलब इतना दलील करो बंदे को तो परफॉर्म करने लगे। चलो जी, हाँ जी, चलो जी, अब आ गया मेरे प्यारे बच्चे, वेट। आपने तो यार वो बेईमानों वाला टाइम नहीं देखा ना, जब वसीम अकरम हुआ करते, सट्टेबाज एक नंबर के, जीते में मैच हार जाते हैं। जो आज ग्रेड बने हुए ना, ये वेस्ट इंडीज में चर्च पीते हुए पकड़े गए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है भाई, थोड़ा सा उठा के पीछे पढ़ो। कासा स्पोर्ट्स में या टीटी की टीम है, बिल्कुल है। चलो जी, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं अक्सर इस लफ्ज को उल्टा प्रोनाउंस कर देता हूँ। चलो जी, आगे बढ़ो दोस्त। एक फिल्म आई थी, मैं ऐसी पढ़ा था, मैंने कहा फिल्म का नाम यही है। फिर छोटे भाई ने मुझे कहा नहीं, जिसको बोल रहे वो नहीं, ये लूडो है, ठीक है ना। मैं ओ और यू की जगह चेंज कर देता था। अच्छा, बोर्ड में देखो दोस्त, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड में देखो। सर मुझे एक बात बताएं, मैं एक कंपनी के शेयर खरीदने जा रहा हूँ, और सुनना, ये कंपनी है, मैं इसके शेयर खरीदने जा रहा हूँ। इस कंपनी के पास में गया, मैंने कहा जी मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे बताएं आप डिविडेंड कितना देते हैं। उसने कहा भैया हम सालाना डिविडेंड देते हैं 25 रुपए पर शेयर। कितना? 25 रुपए पर शेयर सालाना डिविडेंड देते। कौन कह रही है? कंपनी कह रही है, ठीक है। गौर सुनना, ये शेयर होल्डर खड़ा है, शेयर होल्डर ने कहा जी मुझे जो मैं पैसे आपको दूंगा ना, मुझे उस पर 20% का रिटर्न चाहिए। कितने का? 20% का रिटर्न चाहिए। कितने का रिटर्न चाहिए? 20% का रिटर्न चाहिए। कंपनी ने क्या वादा किया? डिविडेंड कितना देगी? 25। ऐसा। और सुनो, बताओ मैं कितने पैसे पे करूं इस शेयर के लिए कि मुझे हर साल 20% मेरे पैसे पे मिले, और वो 20% किसके बराबर है? 25 के। बताओ मुझे एक शेयर कितने का खरीदना चाहिए? कितने का? 100, 125। ऐसा है। ये हमने मैथमेटिकली एक तरीके से एक शेयर की वैल्यू निकाली। इस बंदे ने जेब से 125 रुपए दिए कंपनी को, और कंपनी इसको हर साल क्या करती है सर? 20% का रिटर्न, यानी 25 रुपए का डिविडेंड देती है। ऐसा है। ये 20% क्या है? ये 20% क्या है? ये 20% क्या है? शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न। शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न। शेयर होल्डर ने पैसे कितने इन्वेस्ट किए? 125। हर साल अपने रिक्वायर्ड रिटर्न के साथ उसको डिविडेंड कितना मिलेगा? 25%। ऐसा है। ये 125 क्या है?
एक शेयर की मार्केट वैल्यू, एक शेयर कितने का खरीदा, उस पर रिटर्न कितना मिलेगा 20%, जो कि बराबर होगा किसके 25 रुपए के। ऐसा है तो 125 रुपए क्या है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू। ऐसा है, ये एक तरीका था समझने का। अब इसको ऐसे समझो, अगर इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा इस कंपनी का, इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, डिविडेंड कितने का, अगले साल मिलेगा, उसके अगले साल मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा। और कब तक मिलेगा। कंपनी इज अ परपेचुअल स्ट्रक्चर। कंपनी क्या है, कंपनी सोचती है, कंपनी कहती है, कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखती है कि हम क्या है, एक परपेचुअल स्ट्रक्चर है, हम कयामत तक काम करेंगे। ऐसा तो मुझे बताओ, अगर मैं शेयर खरीदूं तो कयामत तक मुझे 25 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। क्या इन्वेस्टर के लिए ये एक परपेचुइटी है, क्या इन्वेस्टर के लिए एक परपेचुइटी है, क्या इन्वेस्टर कयामत तक 25 रुपए का डिविडेंड खाता रहेगा। ऐसा बताओ सर, इन्वेस्टर इस शेयर के लिए कितने पैसे पे करे, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट 20% है। अब बताओ सर, इन्वेस्टर कितने पैसे पे करे, सर R/I। तो सर प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू बराबर है R कितना है, R डिविडेंड है, I क्या है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो रिक्वायर्ड रेट है। अच्छा, रिक्वायर्ड रेट को मैं KE कहूंगा, क्या चीज KE है क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी। सर तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को CE करे ना, ये KE क्यों किया भाई, ये किताबों में इसी तरह दिया हुआ है जमाने कदीम से। पुराने जमाने में शायद कॉस्ट जो है वो K से आता हो, ठीक है जी, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, ठीक है जी। तो KE का मतलब क्या है, यानी रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। अब बताओ सर, डिविडेंड कितना है 25, रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है बताओ, मार्केट वैल्यू क्या है 100। इसका मतलब है एक कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, आप उससे मिलने वाले सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। डिविडेंड कब तक मिलेगा, डिविडेंड कब तक मिलेगा, कयामत तक। कब तक मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए, परपेचुइटी का। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए, परपेचुइटी का। सर मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए किससे, रिक्वायर्ड रेट्स। ऐसा है, आइंदा के बाद वो कंपनी जो एक कांस्टेंट डिविडेंड देती है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकला करेगी। सर आप मार्केट वैल्यू क्यों मालूम कर रहे हैं कंपनी की, सर ताकि मैं बैक निकाल सकूं, ताकि क्या निकाल सकूं, बैक निकाल सकूं। बैक क्या होता है सर, जिन्होंने आज पहली क्लास है वो घर जाके वीडियो देखेंगे दोनों, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं कल क्लास रखूंगा, मैं परसों एक दिन ऑफ करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया बीच में, वो पिछली 2 क्लासेस देख लें। और आज तक की 3 क्लासेस की मैं समरी वीडियो भी बना के दे दूंगा, ताकि जिस बंदे ने क्लासेस दी भी हैं उसको चीजें क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ऐसा है। अच्छा जी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बताओ एक कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, कैसे निकाली जा सकती है, उससे मिलने वाले सारे डिविडेंड्स की। तो मुझे बताओ, एक कंपनी का मैं शेयर खरीदूं मुझे क्या मिलेगा जिंदगी भर, एक बिल्डिंग खरीदूं मुझे क्या मिलेगा जिंदगी भर, रेंट। एक शेयर खरीदूं क्या मिलेगा मुझे जिंदगी भर, सर डिविडेंड। तो सर डिविडेंड्स को अगर मैं परपेचुइटी कंसीडर करके मार्केट वैल्यू निकालना चाहूं तो ऐसे निकाल सकता हूं। ऐसा है। तो सर आइंदा के बाद इस पूरी डिस्कशन की समरी क्या है, किसी भी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी है, आप क्या करें, उससे मिलने वाले सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किस रेट से, रिक्वायर्ड रेट से। किससे, रिक्वायर्ड रेट से। ये बात भेजे में बैठती है। मैंने आपको सिर्फ एक लाइन पढ़ाई है, उसके लिए मैंने आपको ऊपर से लेके नीचे तक सारी एग्जांपल्स दिए। मैं यहां से शुरू हुआ, मैंने आपको एन्युटी बताई, परपेचुइटी बताई, मैं फिर उसको यहां लेकर आया, ठीक है जी। और सिर्फ एक चीज आपको पढ़ाई कि अगर किसी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है क्या करें, उसकी डिविडेंड्स की क्या निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने जिस कंपनी के डिविडेंड निकाले हैं, आप एक्सपेक्ट करो कि हर साल आपको क्या मिलेगा, सेम डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा। सर क्या ये जरूरी है कि हर साल ऐसा हो, नहीं। अभी हम कई सारे मॉडल सीखेंगे, क्या मालूम करने के, फेयर वैल्यू मालूम करने के। क्या मालूम करने के, बैक निकालते हो, बैक में इक्विटी की क्या डालते हो, फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू, मनुष्य मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू डालते हो, ऐसे ही है ना। अब बताओ सर, फेयर वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या है, आप सारे कैश फ्लोज की क्या निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, सारे डिविडेंड्स की क्या निकाल लें, किस रेट से निकालें, रिक्वायर्ड रेट से निकालोगे पक्का। अब इसको कॉपी करो, हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं।
शाबाश जी। ये आज की क्लास का फोर्थ कॉन्सेप्ट है। के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर्स। शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू नहीं है भाई, डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है। एक शेयर से सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो इससे ज्यादा पैसे शेयर खरीदने के लिए मत देना, क्योंकि अगर खरीद लिया आपने, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है आर ओवर आई। ये बता दें यार, ये पूरा फंक्शन यहाँ प्रूफ किया यार राहुल, ये प्रूफ किया पूरा। दोबारा खोलूंगा, कॉपी कर लो, शुक्र दोबारा बता दें। डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू कैसे होगी? मुझे बताओ, एक चीज खरीदते हो आप क्या करने के लिए? कमाने के लिए, उससे कैश कमाने के लिए। तो अगर मैं आपको कहूँ एक बिल्डिंग से आप आने वाले सालों में 4 लाख रुपए का रेंटल कमाओगे, क्या आप उसके लिए 5 लाख रुपए देना प्रेफर करोगे? नहीं। क्या करते हैं हम? उससे जो कैश फ्लो कमाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर अमाउंट उसके लिए दे सकते हैं, उससे कम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ऐसा किसी ईयर डिविडेंड ना मिले, आगे बता रहा हूँ, ये आइडियल कंडीशन है कि एक कंपनी क्या करती रहे, थ्रू आउट लाइफ कांस्टेंट डिविडेंड पे करे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हमने और भी तरीके देखने मार्केट वैल्यू का। ठीक है, के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक शेयर होल्डर क्या रिटर्न डिमांड करता है अपने शेयर्स के ऊपर? ये बराबर नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लेवल पे हम डेट की मार्केट वैल्यू निकालना सीखेंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कई सारे तरीकों से निकालना सीखेंगे। आगे आने वाली 10 क्लासेस में हमने सिर्फ क्या निकालना सीखा? मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बस। ठीक है, ऐसा ही आता आप जी। बड़े एक स्टेप आगे। कैन यू काइंडली गिव मी अ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल? मिसाल के तौर पर गौर से सुनना। मैं अपनी कंपनी में बैठता हूँ ना, जहाँ मैं अपनी कंपनी में सीएफओ था, वहाँ हमारा काम क्या होता था? हम रोज आते थे, किसी कंपनी को पिक की, उसके एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स ड्राफ्ट कर लिए कि ये डिविडेंड्स मिलेंगे आगे आने वाले सालों में, और उन सब की क्या निकाल ली? प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली एक सर्टेन डेट से। वो निकली सिर्फ 400। क्या निकली? 400। ये 400 वैल्यू निकली सिर्फ पीएसओ के एक शेयर। कितनी वैल्यू निकली? 400। कैसे निकाली? सारे डिविडेंड ड्राफ्ट के एक्सपेक्टेड और उनकी क्या निकाल ली? प्रेजेंट वैल्यू निकाली। फिर हमने देखा पीएसओ की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही। पीएसओ की मार्केट में वैल्यू चल रही थी 350। हमारे हिसाब से क्या बन रही है? क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 400 रुपए में एक चीज, 400 रुपए की चीज कितने में मिल रही है? 350 रुपए। हमें पता है कि डाउन द लाइन इसकी वैल्यू 400 तक चली जाएगी। व्हाट इफ वो मिल रही होती 500? तो मैं कहता नहीं यार, ये फजूल चीज है। इससे जो कैश फ्लोज मिलेंगे ना फ्यूचर में, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा चल रही होती तो हम क्या करते थे? नहीं खरीदते। आइडियली इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, जो वैल्यू हमारे मॉडल से निकली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड जो निकली, वही क्या होनी चाहिए? मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे। ठीक है, हुजैफा के सवाल का जवाब देना। हुजैफा दोबारा पूछ लो बेटा। बिल्कुल कर सकते हो बेटा। पहला वाला फॉर्मूला भी अगर अरेंज कर दें तो भी सेम है। पहला वाले फॉर्मूले में तो एक ही कैश फ्लो है। अब बताओ, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज पूछ रहा हूँ प्लीज मेरे बच्चों, बोर्ड पे। क्या मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी कि किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या है? उसके कैश फ्लो उसकी क्या निकाल लो। एक शेयर क्यों खरीदते हो? क्या मिलता है उससे? डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड कब तक मिलता है? कयामत तक। इनफाइनाइट है सर, इंडेफिनिट है सर। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जो वैल्यू बने। कम से कम ये शेयर ज्यादा से ज्यादा इस वैल्यू का मिलना चाहिए, इससे ज्यादा इसके लिए पे नहीं करना। इससे कम में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये समझ आ रही है बात? सर अगर मैं आपसे कहूं, और जो सुनो,
अच्छे तरीके से चीज समझने की कोशिश करना। ये आखिरी फ्रंटियर है, इसके बाद हम एक ऐसे जोन में दाखिल हो जाएंगे जहां हमने अपनी पूरी जो हमने नॉलेज अब तक जमा की है वो इस्तेमाल करनी। आखिरी एग्जांपल है हमारी, और आज की क्लास की भी शायद ये लास्ट एग्जांपल। एक इन्वेस्टर है सर, और सुनना, इसने कंपनी को दिया पैसा, अच्छे तरीके से समझना है इसको। कंपनी को क्या दिया? कंपनी को दिए 100 रुपए। कंपनी के पास एसेट्स कितने के? 100 रुपए की। इस इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट कितने की? इसकी मार्केट वैल्यू कितने की? कंपनी के पास एसेट्स कितने के? कंपनी के अंदर कैश कितने का पड़ा हुआ है? ये इन्वेस्टर की मार्केट वैल्यू कितनी है? इन्वेस्टमेंट की 100 रुपए, सब बराबर, पहला दिन है। ठीक है जी। इस कंपनी ने पेट्रोलियम सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना है। कहां पर सर? इसने 100 रुपए लिए और डिफरेंट जगहों पे जाकर खड्डे खोद दिए ताकि क्या निकाल ले? पेट्रोल निकाल। और सुना, अंदाजा है कि जो कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में ऑपरेट करती है सर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या चीज? रिटर्न ऑन इक्विटी 20% कमाती है। और सुनना, मैंने एक नई चीज, एक नया शोषा छोड़ा है, किस नाम का? रिटर्न ऑन इक्विटी का। ये अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाती है? 20% कमाती है। ऐसा है? ये बात समझ आती है? अच्छा, ये बात इस इन्वेस्टर को नहीं पता। ये इन्वेस्टर कंपनी से रिटर्न मांग रहा है 15% का। कितने का? कितने का रिटर्न मांग रहा है? 15% का। कितने का रिटर्न मांग रहा है? अच्छा, ये कंपनी इस इन्वेस्टमेंट पे आगे से कितना कमा रही है? 20% कमा रही है। ऐसा है? ये बात समझ आती है? अब बताओ, इस कंपनी का पहले साल का प्रॉफिट कितना होगा? सर, इस कंपनी ने 100 रुपए पे कितना कमाना है? रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब प्रॉफिट। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? इस कंपनी ने कहा मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया है और मैं ये 20 रुपए का प्रॉफिट एग्जैक्टली 100% डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को दे दूंगी। ऐसा? बताओ, इन्वेस्टर ने डे 1 पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 100 रुपया। इस पे कमाना क्या है? 15%। ये चाहता है, कंपनी को दिया, कंपनी ने क्या किया? आगे इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी का वो क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 20%। कंपनी ने कमाए कितने? 20 रुपए। ये पूरे 20 रुपए उठा के डिविडेंड के तौर पे दे दिए। ऐसा? अब बताओ, इस इन्वेस्टर के लिए इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस इन्वेस्टर के लिए जब उसको पता चला यार मैं तो 15 मांग रहा हूं, माशाल्लाह ये तो 20 दे रहा है, मैं मांग कितने रहा हूं? अब बताओ, इसके लिए मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मार्केट वैल्यू बराबर है किसकी? डिविडेंड ओवर, डिविडेंड कितना है डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 130। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। बताओ, ये इन्वेस्टर खुश हो गया? इस इन्वेस्टर ने कहा इस रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 133। कितनी? 133। क्या कंपनी के पास अंदर एसेट्स भी 133 के हो गए? नहीं, कंपनी के पास आज भी एसेट्स कितने के? 100 रुपए के। कंपनी जो रिटर्न जेन्युइनली कमाती है वो अपने बुक वैल्यू पे कमाती है। बताओ, कंपनी के पास एसेट्स कितने के पड़े थे? कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कमा रही है? इसी से क्या बनता है? डिविडेंड बनता है। ऐसा? अब गौर से सुनना, गौर सुनना, गौर सुनना। शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 133। ये बंदा जिसका नाम है अहमद रजा, ये खुश हो गया, वाह भाई वाह, 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, माशाल्लाह इतना डिविडेंड मिल रहा है कि मैं समझता हूं मेरे कंपनी की इस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 133। अब मिसाल के तौर पर यहां घूम रहा है अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम आया पिक्चर में। अब्दुल कयूम ने कहा मुझे इसी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी में, और मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड रेट कितना है? 14। क्या सारे इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट बराबर होता है? नहीं, मैं 15% मांग रहा था, ये आया, इसने कहा मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, मेरा रिक्वायर्ड रेट कितना है? 14%। मुझे बताओ सर, ये मार्केट वैल्यू कैसे निकालेगा? ये मार्केट वैल्यू कैसे निकालेगा? ये मार्केट वैल्यू निकालेगा डिविडेंड ओवर, डिविडेंड आज भी कितना है? यही कितना है? क्या आ गया? 143। ऐसा? 140। इसके हिसाब से शेयर की वैल्यू कितनी बनती है? 143। ए के हिसाब से कितनी बनती है? अहमद रजा के हिसाब से कितनी बनती है? 130। अब्दुल कयूम के हिसाब से कितनी बनती है? सर, अब्दुल कयूम आया, इसने अहमद रजा से कहा अपना शेयर बेचोगे? उसने कहा बिल्कुल बेचूंगा। कितने का बेचोगे? बताओ, अहमद रजा के हिसाब से क्या वैल्यू है? उसने 133 में शेयर बेच दिया। किसको? अब्दुल कयूम को। क्या अब्दुल कयूम को ये शेयर वाकई सही मिला? उसके हिसाब से कितनी वैल्यू थी? अच्छा, अब गौर से सुनना,
अभी इधर एक और बंदा घूम रहा है, इसका नाम है अब्दुल कुद्दूस, कॉमन हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं अब्दुल नहीं, इधर घूम रहा खुशदिल शाह, ठीक है, खुशदिल शाह यहाँ घूम रहा है सर। खुशदिल शाह ने कहा कि भाई मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और मेरा रिक्वायर्ड रेट कितना है 12%। ये शदीद गरीब मानू है, इसने कहा 12 में भी खुश हूँ, ठीक है जी, 1-2 रन मिल जाए बस, खत्म। अब बताएं सर ये क्या करेगा, सेम डिविडेंड लेगा, इसको डिवाइड करेगा किससे, 12% से, क्या आ जाएगा 160। बताओ ये क्या करेगा, ये जाएगा अब्दुल कयूम के पास, शेयर बेचते हो, अब्दुल कयूम के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है, इसके हिसाब से वैल्यू कितनी है सर, अब्दुल कयूम से 143, 145, 146, 150 में भी खरीद लेगा तो भी इसको क्या लगेगा, मैंने सस्ता खरीद लिया, ऐसा है। अब बताएं हर इन्वेस्टर क्या करता है, हर इन्वेस्टर जाता है कंपनी का गिवन डिविडेंड लेता है, उसको अपने रेट से डिस्काउंट करता है और क्या निकालता है, मार्केट वैल्यू, और फिर शेयर खरीद लेता है, ऐसा है। अब बताओ जब मिस्टर ए ने या अहमद रजा ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तो उसका रिक्वायर्ड रेट कितना था 15%। जैसे पहला डिविडेंड मिला उसको पता चला कि यार मेरी तो शेयर की वैल्यू 100 नहीं है बल्कि 133 है। उसके बाद दूसरा इन्वेस्टर है, उसने इस कंपनी को देखा, उसने कहा मेरे हिसाब से वैल्यू 143 है, अगर मुझे 143 से कम में मिलेगा मैं ले लूंगा, सर ले लिया 133 में। सर तीसरा इन्वेस्टर आया, अब बताएं सर किसी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाए, फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाए, उसके डिविडेंड्स की, क्या हर बंदे के लिए शेयर की फेयर वैल्यू सेम होती है, नहीं सर, हर बंदे के हिसाब से शेयर की फेयर वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए कभी भी मार्केट में शेयर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ सर, गौर सुनना, एक और इन्वेस्टर है, उसका रिक्वायर्ड रेट 10% हो तो और ज्यादा वैल्यू देगा, ऐसा है, ये बात समझ आती है। तो मुझे एक बात बताएं, आपको पूरा मैकेनिज्म ये समझ आया कि अगर मैं शेयर खरीदने जाऊंगा तो तरीका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे मैं शेयर खरीदूं, कितने पैसे दूं उसके लिए, मैं डिविडेंड उठाऊं उसका, उसको डिवाइड कर दूं किससे, जो मुझे रिक्वायर्ड रेट उसके हिसाब से डिवाइड कर दूं, क्या निकल आएगी, एक फेयर वैल्यू निकल आएगी। फेयर वैल्यू किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर मुझे उससे कम में मिल जाए तो ठीक है, उससे ज्यादा में मिले तो मैं नहीं खरीदूंगा, ऐसा है। ये बात समझ आती है, ये बात भेजे में बैठती है। क्या एक इन्वेस्टर का और दूसरे इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट सेम होता है, नहीं सर। क्या एक इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ओवर द पीरियड सेम होता है, नहीं सर। आज मुझे यहां से 15% चाहिए, मे भी कल मुझे कम रिटर्न चाहिए, मे भी उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो सर हर इन्वेस्टर के लिए मार्केट वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है सर, और एक इन्वेस्टर के लिए भी ओवर द टाइम मार्केट वैल्यू, बस आपको ये समझ आ गया कि फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है, ये कौन सी वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे शेयर मिलना चाहिए, ऐसा है। बात भेजे में बैठती है, बताएं सर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय, और सर हमारी इस पूरी एग्जांपल में अजम्पशन क्या है कि आने वाले तमाम सालों में डिविडेंड कितना रहेगा, 20 रुपए ही रहेगा, ऐसा है। ये कॉपी करना सर, शाबाश। मैंने अभी तक आपको छोटी छोटी एग्जांपल से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए, छोटे छोटे पिलर्स हमने बनाए, अभी हमने पूरी बिल्डिंग बनानी है। ये लास्ट एग्जांपल में तो हमने मार्केट वैल्यू निकाली। हमें अपना रिटर्न ज्यादा रखना चाहिए, नहीं भाई, सबके लिए डिफरेंट है तो मार्केट रेट फेयर वैल्यू सबके लिए डिफरेंट ही होगी ना, तभी तो मार्केट में ट्रेड होती है। एक बात बताओ, एक चीज अगर मैं बेच रहा हूँ 100 रुपए में और आप खरीद रहे हो 100 रुपए में, तो हमारी दोनों की सोच क्या होती है। मैं समझता हूँ 100 रुपए से ज्यादा इस चीज की नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बेच देता हूँ, आप क्या समझ के खरीदते हो कि कम से कम ये 100 में तो वापस बिकी जाएगी, इसलिए आप 100 रुपए। तो ट्रेड करने वाले दोनों लोगों की थिंकिंग डिफरेंट होती है, ठीक है जी। कंपनी के पास 100 रुपए ही पड़े, कंपनी को सुकून से, कंपनी को कद्दू पता नहीं है बाहर इनकी आपस में क्या चीजें चल रही, ठीक है जी। वो अहमद रजा ने अब्दुल कयूम को बेचा, अब्दुल कयूम ने जो है वो खुशदिल शाह को बेचा, खुशदिल शाह जो है वो नीचे वो भरोसे वाले चाचा को दे देंगे, ठीक है। उन्होंने कल बॉलिंग अच्छी की है, मैंने सुना। लास्ट एग्जाम्पल का थीम क्या है, लास्ट एग्जाम्पल का थीम ये कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं, आपको इस एक शेयर की फेयर वैल्यू कैसे पता चले, कितने पैसे देने चाहिए आपको,
सिंपल सर, उसके डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू बता दें। कल विश्वान से एक भी ओवर नहीं करवाया, सबसे बड़ा अच्छा काम किया। भाई अगर किसी इन्वेस्टर के हिसाब से इस शेयर की वैल्यू 120 आ रही होती तो वो नहीं खरीदता, वो छोड़ देता। ठीक है जी। अच्छा, हम 4 ओवर में 23 रन दिए। आप करके सीरीज देखते हैं। नहीं, मैं पाकिस्तानी ड्रामे सारे देखता हूं। जैसे तेरे खुद कर दी, देखने पड़ते हैं भाई, देखने पड़ते हैं। बेगम देख रही हो, आपको साथ बैठ के देखना है। एक ही कंटेंट होता है, बहू की जिंदगी हराम है घर में, सास कोई यजीद की औलाद है। ठीक है जी, सारे ड्रामे एक जैसे। दूल्हा बेचारा मासूम है, ठीक है, तो कुछ नहीं पता। मेरे हमनशी एक अभी मैंने वो ड्रामा देखा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें बच्ची होती है, उसकी अपनी बेटी जो है वो उसकी चुप के निकाह कर लेती है। ठीक है, अपनी बहू को उसने जुल्म डाला होता है। हर स्टोरी एक ही जैसी। हम सब मेरे हम सब मेरे हम सब सॉरी सर, ये मुझे नहीं जाता। रियल कंटेंट। एक दफा मैं ड्रामा देखने गया सिनेमा, जो ड्रामा खत्म हुआ था, क्या नाम था उसका, मेरे पास तो, मैं और मेरी वाइफ दोनों देखने गए। तो हम थोड़ा सा उन लोगों में थे जो बहुत जल्दी अंदर चले। बस ये सिनेमा खोला, घुस गया, बैठ गया। अब आप यकीन करो, उस थिएटर में 90% ऐसी औरतें आई जिनकी एज 60 साल प्लस हो। पाकिस्तानी बुढ़िया है ना, इनको यकीन करो और कोई काम नहीं। बैठ के देख रहे हो, रो रही हैं। दानिश नहीं मर गया इनका, रो रही हैं, या अल्लाह ये क्या हो गया। इस उम्र में लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं यार। 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई बंदा गुनाह नहीं छोड़े ना, शैतान भी उस पर लानत करता है। भाई तो मुझे भी जलील करवाएगा अपने चक्रों में। ठीक है जी, नहीं मैं भी क्रॉस नहीं हूँ 40। चलो जी, आप अंदाजा लगाओ, मेरा 7 साल का बेटा है, उसके बैग में एक छोटा सा बियर, छोटा सा जो है ना वो टेडी बियर होता है ना, वो किचन वाला। मैंने उसका ये कहाँ लेके था, कहता है अमई को दूंगा। अमई को दोस्त दोस्त होगा, मैंने कहा अमई कौन दोस्त है तेरे? अगर ये बच्चे दो लगाऊंगा तेरे को कान के नीचे हैं, मतलब दोस्त, हाँ पापा स्कूल में पढ़ती है, ठीक है ना, उसमें पढ़ते हैं बच्चे। तो मैं सुबह सुबह जाता हूँ तो पहले उसको हक करता हूँ। मैंने कहा यार ये भी क्या कर रहे हैं ये बच्चे, इनको भी आइडिया नहीं है, तो बड़े होंगे तो कितने हराम को। नहीं, मैं पीले स्कूल का पढ़ा हूँ जहाँ शुद्ध मर्द पढ़ते थे। हमने पहली दफा लड़कियों को देखा सीए में आके, ठीक है ना, है ना, आगे हम बढ़े हैं, सांस बंद हो जाती है। नहीं ऐसा, हमारे मतलब हमारे पास जो लड़कियां पढ़ती थी ना, एक तो लड़की नहीं लगती, दूसरी जो है वो इतनी खरांट थी कि उससे आप बात करो तो वो आपको वो गालियां दे। ठीक है, और तीसरी का ये आलम था कि सिर्फ एक लड़का घूम रहा होता था, वो जहाँ बैठे लड़का साथ खड़ा हो जाए, वो जहाँ उठे तो वो साथ ही घूम रहा होता था। ठीक है, ये आदत था, मतलब अंदाजा लगाओ, मैं टीचिंग में आ गया तो इवन मैं टीएसए में पढ़ाता था, बाहर बोर्ड लगा होता था कि अननेसेसरी इंटरेक्शन जो है वो अपोजिट जेंडर में अलाउड नहीं। ठीक है ना, उनकी तरफ से एक अच्छा कदम हो गई। एक लड़की आती थी हॉस्टल की क्लास में, लड़का उसके साथ साथ घूम रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक दिन हुआ ये कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने हैंड आउट दिया, मैंने कहा ये कॉपी करानी है, इसकी 50 कॉपियां लिया।
तो लड़का चला गया, वही वाला लड़का नहीं, बल्कि इनफैक्ट दूसरा एक लड़का गया कॉपी कराने गया, तो 6-7 मिनट हो गए वापस नहीं आया। मैंने कहा ये तो क्लास होती भी है, 6-7 मिनट हो गए वापस। अब मैंने उस लड़के को उठाया जो खिड़की की तरह घूम रहा होता था। मैंने कहा भाई ये काम कर, तू जाए इसके पीछे ढूंढ के लाया। मैंने कहा भाई तू कहीं बाहर नहीं रह जाना। आप यकीन करें क्लास के हरामखोर कहता नहीं सर ये वापस आएगा, इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट यही अल्लाह माफ कर। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज है फेयर वैल्यू और एक चीज है प्रिवेलिंग वैल्यू। ये प्रिवेलिंग वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू जिसपे मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है, ये प्रिवेलिंग वैल्यू है। एक वो वैल्यू है जो हमारे हिसाब से बन रही है। तो मुझे एक बात बताएं, हम वैल्यू किसके हिसाब से निकालते हैं? प्रिवेलिंग वैल्यू के हिसाब से, जो हमारे हिसाब से फेयर वैल्यू बनती है उससे। हम हमारे हिसाब से जो वैल्यू बनती है हम उस पर निकालते हैं वैल्यू, ठीक है जी। लेकिन एक परफेक्ट वर्ल्ड में ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जो वैल्यू हमारे मॉडल से निकल रही है वो मार्केट वैल्यू के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ऐसा। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना, मैं आपके सामने रख रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन। प्यारे भाई आपने क्या सीखा? मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? मार्केट वैल्यू बराबर है किसके? डिविडेंड ओवर, यही ऐसा ऐसा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसमें से कोई दो चीजें दे दूं, तीसरी चीज आप निकाल के दे दोगे? अगर मैं आपको मार्केट वैल्यू दे दूं, के ही दे दूं, डिविडेंड निकाल दोगे? अगर मैं डिविडेंड और के ही दे दूं, मार्केट वैल्यू निकाल लोगे, ऐसा। आओ अपना पहला क्वेश्चन करो, जो प्यारे बच्चों सब जी, मुझे इन सारी कंपनीज की डिफरेंट चीजें रिक्वायर्ड है सर। पहली कंपनी की मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए। इस पूरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है? पूरा प्रॉफिट 4,60,000। इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25,000। ठीक है जी, तो आप एक शेयर पे प्रॉफिट निकाल लेना। जितना प्रॉफिट है उतना डिविडेंड, जितना प्रॉफिट है उतना डिविडेंड, जितना प्रॉफिट है उतना। क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं? सारी कंपनी जितना कमाती हैं सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है जी। और हर कंपनी का प्रॉफिट ओवर द पीरियड और डिविडेंड ओवर द पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। सर शाबाश, निकाल। शुरू की 3-4 क्लासेस के अंदर हम छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे जो अपेरेंटली इरेलेवेंट लग रहे होंगे, लेकिन वो इवेंचुअली एक कॉन्सेप्ट हमारे होगा। क्लास है कि साढ़े 3 पे खत्म होनी। अच्छा सुनो, एक 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 कंपनी का एक एक सवाल एक कंपनी का मैं करा देता हूँ, फिर इसको अगली क्लास में हम लेके चल लेंगे। मुझे एक बात बताएं, कंपनी ए में मालूम क्या करना है? एक शेयर की मार्केट वैल्यू और सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? पहले तो एक काम करें, जरा डिविडेंड पर शेयर निकाल लें। कैसे? 4,60,000 डिवाइडेड बाय 18.4 पर, ऐसा। अब बताएं जरा, मैं मार्केट वैल्यू पर शेयर चाहिए, कैसे निकालें? डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड कितना जी? डिवाइडेड बाय 140 क्या पर। तो सर ये जो डिविडेंड मार्केट वैल्यू पर शेयर आ रहे हैं क्या लिखते? अब बताएं पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? 25,000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ रहा है? 3 पॉइंट, पक्का यही? ऐसा है। मैंने आपको आज 4 छोटी छोटी चीजें पढ़ाई। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जो डेट है उसकी कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है, और कंपनी इक्विटी होल्डर्स को क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू निकालने का या फेयर वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? उससे मिलने वाले सारे कैश फ्लोज की क्या कर लें? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। फिर मैंने आपको बताया कि शेयर से क्या मिलेगा?
डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड्स की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू क्या है। क्या हर बंदे के लिए शेयर की फेयर वैल्यू सेम होगी? नहीं सर, शेयर की फेयर वैल्यू हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि हर बंदे का रिक्वायर्ड रिटर्न डिफरेंट होता है। ऐसा है सर। पूरे प्रॉफिट को अगर मैं 12.5% से डिवाइड करता तो पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाए। ठीक है जी, 4,60,000 को 12.5% से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टोटल मार्केट वैल्यू आ जाए। ठीक है जी सर, यहीं तक रखते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कल की क्लास बहुत क्रूशल है। कल हमने जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ये हम एक क्लास उसमें मर्ज करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के अंदर, और एक स्टेप हम आगे जाएंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूं, वैक का क्वेश्चन जो आएगा ना, उसमें ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में होने चाहिए इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट इट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। दो लेक्चर है, उस पर यूट्यूब पे पढ़ेंगे, यूट्यूब पे आरटीडी के चैनल पे पढ़ेंगे। पहली क्लास तुम चाहो तो इग्नोर भी कर देना, ठीक है ना। उसमें हमने कोर्स डिस्कस किया है, उसके आखिरी 15-20 मिनट में हमने